अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैलोज़ के साथ, ग्रुप्स में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि मैम प्लीज़ इनके लेक्चर्स कंप्लीट करें। इंशाल्लाह बच्चे आप लोगों के मैंने स्टार्ट कर दिए हैं आज से, तो मैं आपके कंप्लीट करके आपकी मिड से पहले ना मैंने आपके कंप्लीट कर देना। आपने इस बारे में परेशान मत होना। अगर इसके अलावा भी कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ियात रही हैं कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका कि मैं आपके लिए लेक्चर्स बना सकूं। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है वो मैंने जितना भी मुश्किल या जितना भी काम हुआ तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, ताकि आपके पेपर्स क्योंकि सर पे हैं अब आते जा रहे हैं, डेज़ जो है वो हमारे पास कम है। इंशाल्लाह आपके मैं कंप्लीट करूंगी। और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें, क्योंकि जितना बेनिफिट आपको हासिल हो रहा है थोड़ा बहुत मुझे भी इसका बेनिफिट हो। और दुआ में याद रखिएगा। और जो है इंशाल्लाह चले हम जो है वो आज से अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे जो लेसन नंबर 4 है वो ये है कि द बेसिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो कि कंटिन्यू हमारे पास ये पॉइंट है। पीछे भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो उनको प्लीज़ वॉच करें पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को आपकी डायग्राम्स को साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपने बहुत गौर से देखना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपने डायग्राम्स को भी चेक करते जाना है, ठीक है। चलें, जो हमारे पास पॉइंट है वो हम देखते हैं पहले। चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। आपको पता होगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर नहीं भी पता तो चले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो है मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं। यानी जितनी हमारी डिमांड होगी उतनी ही हमारी सप्लाई हो जाए, और तो वहाँ पर क्या आ जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। यानी वो इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं दोनों चीज़ें। जब सप्लाई और डिमांड में से कोई भी एक या फिर वो दोनों में जो है वो चेंज आ जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। इसको जो है वो अगर इस कॉन्सेप्ट को जब क्लियर करवाया जाता है तो एक ग्राफ से समझाया जाता है, जहाँ जो है वो सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पर पॉइंट जो है वो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो अब जो इसकी जो है वो चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि सप्लाई साइड की बात की जाए तो वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट्स होगी, टेक्नोलॉजी हो गई, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, तो वो सारी सप्लाई साइड की तरफ होती हैं। और जो डिमांड साइड होती है वो ये होती है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेज होती हैं, और इनकम हो गया, लाइक प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा वगैरह, जो है ये सारी डिमांड साइड्स में आ जाती है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स में जो है वो कोई भी चेंज आए तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है मार्केट इक्विलिब्रियम में शिफ्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल। अब रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल में बताया कि एस जो है वो शिफ्ट हो रहा है एस डैश से। आप जो है वो डायग्राम में भी देख सकते हैं। और सरप्लस जो है वो P1 ऑफ Q1 Q2 है, और इक्विलिब्रियम जो है वो P3 Q3 है। अब ये क्या होता है, देखिए, जब रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल होता है यानी गिरता है, डाउन होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम हो जाती है वहाँ पर, और इस वजह से सप्लायर्स ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। किस वजह से, जब आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पर कम हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो जो सप्लायर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी सप्लाई करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि सप्लाई कर्व जो है वो एस से एस डैश तक जो है वो शिफ्ट हो जाती है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और मतलब कि सप्लायर्स ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और पहले इक्विलिब्रियम प्राइस P1 पर जो है वो सरप्लस होता है, क्योंकि Q1 से Q2 तक जो है वो ज़्यादा सप्लाई होती है। और जो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइसेस P3 हो जाती है, और क्वांटिटी Q3 हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या हो जाती है, प्राइस P3 हो जाती है और क्वांटिटी Q3 हो जाती है। ये सारा डायग्राम से जो है वो आपको पता चल रहा होगा। तो इसका मतलब यही है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने से सप्लाई बढ़ती है, और प्राइसेस जो है वो कम होता है, और क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर। इसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस राइज़ की बात आ जाती है कि जब रॉ मटेरियल प्राइसेस राइज़ हो जाए तो क्या होता है, वहाँ पर भी एस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एस डैश की तरफ, और शॉर्टेज आ जाएगा P1 ऑफ Q1 Q2, और इक्विलिब्रियम P3 Q3 होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये है कि जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं, राइज़ होते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊपर वाले में क्या था, जब फॉल था तो प्रोडक्शन कॉस्ट्स भी कम हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाए तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से सप्लायर्स कम क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी होते हैं। तो
इस सिचुएशन में क्या होता है कि सप्लाई कर्व एस से एस डैश तक शिफ्ट हो जाती है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और मतलब सप्लायर्स कम सप्लाई करने के लिए रेडी रहते हैं और पहला इक्विलिब्रियम प्राइस P1 पर शॉर्टेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो पहला इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है इस पर क्या आ जाता है, शॉर्टेज आ जाता है, क्योंकि Q1 से Q2 तक कम सप्लाई होती है। इसी वजह से हमारे पास P1 भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है वो प्राइस P3 हो जाती है और क्वांटिटी Q3 हो जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जब जो है वो बढ़ने से सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और प्राइसेस बढ़ता है और क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पैरा स्टूडेंट्स आ जाता है इनकम इंक्रीजेस। देखिए, इन डिमांड शिफ्ट टू डी शॉर्टेज P1 ऑफ Q1 Q2 इक्विलिब्रियम P3 Q3 आ जाता है। तो इसमें जो है वो ये क्या है, वो कहते हैं कि जब इनकम हमारा बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, देखिए हमारे पास जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी जब महीने की तनख्वाह आती है तो हमारा थोड़ा सा हाथ जो है वो खुल जाता है। ठीक है, और हम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़रीदने की, जो हमारी जो विशेज़ होते हैं, हम वो चीज़ों को विश चीज़ को पूरा करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। यानी वो ये कहते हैं जब इनकम बढ़ती है तो हमारी जो है लोगों की जो है वो परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा क्वान्टिटी ख़रीदने के लिए तैयार होती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिमांड कर्व डी से डी डैश तक शिफ्ट होती है, यानी राइट पर शिफ्ट होता है, और मतलब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं और पहले इक्विलिब्रियम प्राइसेस P1 पर शॉर्टेज होता है क्योंकि Q1 से Q2 तक ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, और जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइसेस P3 हो जाती है और क्वांटिटी Q3 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, जाहिर सी बात है। जैसे जैसे हमारे पास, हम लोगों के पास पैसा आता है तो हम जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास पैसे की कमी आती है तो हम जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी जो है वो बड़ी मुश्किल से ही खरीदते हैं। ऐसे ही है ना। तो प्राइसेस वो यही कहते हैं कि इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस बढ़ता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकम डिक्रीजेज। अब ये इसमें क्या होता है कि जब इनकम डिक्रीज़ होती है, यानी कम हो जाती है इनकम, तो फिर क्या करना पड़ता है, लोग क्या करते हैं वहाँ पे। देखिए, डिमांड शिफ्ट हो जाती है डी की तरफ, डी डैश की तरफ, और सरप्लस P1 ऑफ Q1 Q2 इक्विलिब्रियम P3 Q3 हो जाता है। देखिए, जब इनकम हमारी कम होती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है तो परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़, और जब इनकम डिक्रीज़ होती है तो परचेजिंग पावर भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और वो कम क्वांटिटी ख़रीदने के लिए जो है वो रेडी होते हैं भी, यानी वो कम क्वांटिटी को जो है वो ख़रीद सकते हैं मार्केट से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिमांड कर्व डी से डी डैश तक शिफ्ट हो जाती है, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, मतलब लोग कम डिमांड जो है वो करते हैं, कम परचेजिंग करते हैं। तो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस P1 पर सरप्लस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, सरप्लस हो जाता है P1, और क्योंकि Q1 से Q तक कम डिमांड होती है और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस P3 हो जाती है और क्वांटिटी Q3 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इनकम कम होने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनकम इंक्रीजेज एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल आ जाए। जैसे कि यानी कि इनकम इंक्रीज हो और रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल हो तो क्या होता है, तो वहाँ पर द इंक्रीजेज इन डी इज ग्रेटर देन द इंक्रीजेज इन एस, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज टू P2 Q2। अच्छा जी, वो ये कहते हैं कि जब इनकम हमारी बढ़ती है और रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होता है तो वहाँ पर डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है, डी शिफ्ट होती है, डी जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड पर जो है वो, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब डिमांड बढ़ती है तो डी शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर और वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी और सप्लाई भी बढ़ती है, एस शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड पर भी, और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट्स वहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में डिमांड में जो हमारी चेंजिंग सप्लाई के चेंजिंग से जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाता है P2 तक और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाती है Q2 तक। इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने और रॉ मटेरियल प्राइसेस के फॉल होने से मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ जाते हैं, लेकिन डिमांड का जो असर है वो ज़्यादा होता है वहाँ पर, जिस वजह से प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्लियर जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास आ जाता है इनकम इंक्रीजेज एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल, लेकिन इसके आगे देखें, द इंक्रीज इन डी इज लेस देन द इंक्रीज इन एस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज टू P2 एंड क्वांटिटी इंक्रीज टू Q2। देखिए, वही कहते हैं कि जब इनकम बढ़ती है और रॉ मटेरियल प्राइसेस से जो हमारे फॉल हो जाते हैं तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, डी शिफ्ट यानी जो डी जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड पर, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है और सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि एस जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट पर, और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट्स वहाँ पर कम होती है। लेकिन इस सिचुएशन में वो कहते हैं कि सप्लाई में चेंजिंग्स डिमांड की चेंजिंग से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाता है P2 तक और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है Q2 तक। तो इसका मतलब कि इनकम बढ़ने और रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने से मार्केट में सप्लाई का असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से प्राइस कम होता है और क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है।
आता है इनकम डिक्रीजेज एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉल। ये इकोनॉमिक्स में जो है वो डिमांड और कर्व जो है वो सप्लाई कर्व शिफ्ट की हमारी, ये भी इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है। तो देखिए इसमें ये होता है कि जब इनकम हमारी जो है वो डिक्रीज़ होती है और रॉ मटेरियल प्राइसेस हमारा जो है वो क्या हो जाता है, प्राइसेस जो है वो भी गिर जाते हैं, तो वहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो जाती है, यानी डी जो है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट वर्ड पर, और क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी तरह सप्लाई से जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, एस शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड पर, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट्स जो है वो वहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये होता है कि डिमांड में जो कमी सप्लाई के चेंजिंग से ज़्यादा होती है, इस वजह से इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी जो है वो कम हो जाता है P2 तक, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाती है Q2 तक। यानी इसका मतलब है कि इनकम कम होने इनकम जो है वो कम होने का असर डिमांड पर ज़्यादा होता है, जिस वजह से प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो फॉल होने से सप्लाई बढ़ने का जो है वो फ़ायदा डिमांड की कमी को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है इनकम डिक्रीजेज एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस भी फॉल हो, तो क्या होता है कि द डिक्रीज इन डी इज़ लेस दैन द इंक्रीज इन एस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज टू P2 एंड क्यू क्वांटिटी इंक्रीज टू Q2। तो देखिए जब इनकम हमारी कम हो और रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो, तो डिमांड जो है वो वहाँ पर हमारी कम हो जाती है, और यानी कि डी जो है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पर, और क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर वहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और सप्लाई जो है वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, और एस जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड पर, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ पर कम होती है। लेकिन इस सिचुएशन में ये होता है कि सप्लाई में चेंजिंग डिमांड की कमी से ज़्यादा होती हैं, इसीलिए जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है वो कम हो जाता है P2 तक, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ जाती है Q2 तक। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने से सप्लाई में इतना जो है वो चेंजेस आता है कि वो डिमांड की कमी को कंपनसेट कर देता है, और क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप सो ये जो आपकी डायग्राम्स हैं ये उन्हीं को जो है वो मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप सो आपको जो है बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शिफ्ट्स इन सप्लाई एंड डिमांड। व्हेन सप्लाई एंड डिमांड चेंज सिमुलेटेनियसली द इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज डिटरमाइन द रिलेटिव साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द चेन, द शेप ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। देखिए ये क्या बताया गया इसमें, देखिए इसमें जो है वो ये बताया गया है कि जब सप्लाई और डिमांड दोनों यानी एक ही टाइम में एट अ टाइम सेम टाइम पर जो है वो चेंज होते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर होगा, ये इन्होंने जो है वो इसकी थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ये डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब सप्लाई और डिमांड एट अ टाइम जो है वो दोनों यानी कि चेंज होते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा, और जो है वो ये किस चीज़ पर जो है वो डिपेंड करता है। दो चीज़ों पर, वो कौन कौन सी, एक तो रिलेटिव साइज़ और डायरेक्शन ऑफ चेंज, और दूसरा शेप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। और जो रिलेटिव साइज़ और डायरेक्शन ऑफ चेंज है, यानी कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा जो है वो चेंज, दोनों में जो किस पे ज़्यादा चेंज आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये बताता है। और जो शेप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स, इसमें ये होता है कि यानी कर्व्स की इलास्टिसिटी कितनी है, जो प्राइस और क्वांटिटी के चेंजेस को जो है वो डिटरमाइन करती है। इन दोनों फैक्टर्स को देखकर ही हमें जो है वो पता चलता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिए थे प्राइसेस ऑफ एग्स एंड एजुकेशन जो है वो रिविजिटेड, यानी एग्स की और एजुकेशन की इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन की है। इसमें जो एग्स की है ये है कि द रियल प्राइसेस ऑफ एग्स फेल जो है वो 59% फ्रॉम 1970 टू 1998। सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज जो है वो मैकेनाइजेशन ऑफ पोल्ट्री फार्म। अच्छा जी, वो इसमें ये बताते हैं कि 1970 से 1998 तक एग्स की रियल प्राइसेस 59% जो है वो गिर जाती है। तो इसके पीछे कौन सी दो वजूहत है, दो वजूहत वो ये है कि एक तो सप्लाई बढ़ी, दूसरा डिमांड जो है वो कम हुई। सप्लाई बढ़ी कैसे कि जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है उसमें मैकेनाइजेशन जो है वो बढ़ने से और प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम होने से एग्स की सप्लाई बढ़ गई। और जो डिमांड किस वजह से घटती है, यानी कम होती है, यानी लोगों में एग्स की जो है वो हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो कंसर्न बढ़ने से जो है वो डिमांड हमारी कम हो जाती है, कि लोगों में जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो एग्स को डॉक्टर्स जो है वो मना कर देते हैं कि आपने एग्स नहीं खाने, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमारी जो है वो डिमांड कम हो जाती है। तो इन दोनों फैक्टर्स के कंबाइन होने से एग्स के प्राइसेस में जो है वो सिग्निफिकेंट आ जाता है। ठीक है, फॉर एक्स की भी जो है वो डायग्राम दिखाई गई, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया मार्केट फॉर एक्स में कैसे क्या हुआ है, प्राइस फेल्स हुई है अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम वाज दिस, ये भी बताया हुआ है।
तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो प्राइसेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन है, इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि 1970 से 1995 तक कॉलेज एजुकेशन की रियल प्राइसेस जो थी वो 68% जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। इसके पीछे जो है वो दो वजूहत कौन सी थी, एक तो सप्लाई जो है वो हमारी जैसे कम हुई और दूसरा डिमांड हमारी इंक्रीज़ हुई। कैसे? ऊपर वाला जो था एग्स वाला था, उसमें ये था कि हमारे पास सप्लाई इंक्रीज़ होती थी, डिमांड कम होती थी, लेकिन एजुकेशन वाले में सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ जाती। किस वजह से? देखें, जब सप्लाई कम होती है तो मतलब क्लासरूम्स, लेबॉर्ट्रीज़ और लाइब्रेरीज़ को जो है वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश जो है वो बढ़ने से और फैकल्टी की जो है वो सैलरीज बढ़ने से सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितना हम इन चीज़ों को जैसे क्लासरूम, लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह, लाइब्रेरीज़ जो है इनको जो है वो हम अपने वक्त ब वक्त जो है वो इनको चेंज करते रहते हैं, यानी इनमें जो है वो मज़ीद सहूलतें जो है वो हम फराहम करते हैं, मज़ीद चीज़ें जो है वो करते हैं, तो हमारे पास और हमारी जो फैकल्टी की सैलरीज़ हैं उनको जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिमांड कैसे बढ़ती है? जब हाई स्कूल ग्रेजुएट्स की जो है वो तादाद बढ़ने से और उनमें से ज़्यादा परसेंटेज कॉलेज अटेंड करने लगे, तो जिससे जो है वो डिमांड हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन दोनों जो है वो फैक्टर्स के कंबाइन होने से कॉलेज एजुकेशन के प्राइस में क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स मार्केट फॉर कॉलेज एजुकेशन भी है, ये भी जो है वो हम देख रहे हैं। मैंने आपको जो है वो अभी बताया है कि मार्केट फॉर कॉलेज एजुकेशन में क्या हुआ है, ठीक है, इसको देखिएगा। इसके बाद हमारे पास द लॉन्ग रन जो है वो आ जाता है, द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ नेचुरल सोर्सेज प्राइसेस ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्या होता है कि कंजम्पशन ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज्ड अबाउट 100 फोल्ड फ्रॉम 1880 थ्रू 1998 इंडिकेटिंग अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड। इसमें स्टूडेंट्स वो ये जो है वो ऑब्जर्वेशंस, दोनों ऑब्जर्वेशंस में ये है कि कॉपर की कंजप्शंस में जो है वो बहुत इजाफा होता है और रेट प्राइसेस रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है। कैसे? देखें, 1880 से 1998 तक कॉपर की कंजप्शन जो है वो कहते हैं कि लगभग जो है वो 100 गुना बढ़ गई, जिससे डिमांड भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजाफा ज़ाहिर होता है, ठीक है। और जो कॉपर की रियल प्राइस में जो है वो इतनी जो है वो इंक्रीजिंग नहीं आई, बल्कि रिलेटिवली स्टेबल बनी रही। तो इसका मतलब है कि कॉपर की डिमांड में इजाफे के बावजूद सप्लाई भी प्रोपोर्शनलिटी बढ़ी, और जिस वजह से प्राइस स्टेबल रही, और जो टेक्नोलॉजी और एक्सट्रैक्शन मेथड्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट्स ने इसमें जो है वो किरदार अदा किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद हमारे पास चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम भी दिखाया गया है कि S19 लॉन्ग रन पाथ ऑफ प्राइस आ गया। ये हमारे पास जो है वो डिमांड 1900 में, 1950 में और 1998 के हिसाब से है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कंक्लूजन। डिक्रीज इन द कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इंक्रीज द सप्लाई बाय मोर देन इनफ टू ऑफसेट द इंक्रीज इन डिमांड। ये जो है वो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कॉस्ट्स और सप्लाई डिमांड बैलेंस के बारे में कंक्लूजन निकाला गया है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कॉस्ट्स में कमी आने से सप्लाई में इतना इजाफा हुआ है कि वो डिमांड के जो है वो बढ़ने से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से मार्केट में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस हुआ और प्राइसेस में जो है वो स्टेबिलिटी आई है। तो इस केस में कॉपर की डिमांड बढ़ने के बावजूद प्रोडक्शन कॉस्ट्स में कमी की वजह से सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि प्राइसेस जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं। तो ये आपका इन्होंने जो है वो कंक्लूजन निकाला, ये सबको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस के हवाले से फैक्टर्स शिफ्टिंग डिमांड कर्व है कि इंक्रीज़ इनकम जब होगी नॉर्मल गुड में, तो इफेक्ट्स हमारे पास ऑन डिमांड पर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डायरेक्शन क्या होगी, राइटवर्ड होगी, और इफेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पर इंक्रीज़ होगा, इफेक्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये सारे आपने अच्छे से याद करने हैं, ये सारे आपके क्विजेस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इनके फैक्टर्स चेंजिंग डिमांड को देखना है और फिर इनके इफेक्ट्स डिमांड क्या होंगे, डायरेक्शन किस तरफ होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पर जो है वो क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ये सारे अपने जहन में रखने हैं। इसी तरह फैक्टर शिफ्टिंग सप्लाई कर्व के हवाले से, ऊपर डिमांडिंग के हवाले से था, इधर जो है वो सप्लाई कर्व के हवाले से, इसको भी आपने देखना है। सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्शन किस सिमत होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ये सारे आपके क्विज़ेस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब जो है वो हमारे पास आ जाता है elasticity of supply and demand. Generally elasticity is a measure of the sensitivity of one variable to another. अच्छा, इसमें जो है वो ये बताया गया कि इलास्टिसिटी एक मेजरमेंट है जो हमें बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के चेंजिंग्स के लिए कितना सेंसिटिव है। यानी अगर एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरे पर क्या असर पड़ेगा। तो ये हमें परसेंटेज चेंज बताता है कि एक वेरिएबल में जब दूसरा वेरिएबल 1% चेंज होता है
तो उसकी जो है वो हमें यानी कि इलास्टिसिटी जो है वो इसकी मेजर करके हमें बताता है। तो क्या होता है, तो इलास्टिसिटी के थ्रू हम सप्लाई और डिमांड के सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं प्राइस चेंजेस के लिए। ये हमें ये समझाने में जो है वो समझाने में मदद भी करता है कि किसी चीज़ की डिमांड या सप्लाई कितनी जल्दी रिएक्ट करती है प्राइस चेंजेस के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक मेजर है जो हमें यही बताता है कि जी, जो हमें ये बताता है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड प्राइसेस चेंजेस के लिए कितनी सेंसिटिव है। ये हमें ये भी जो है वो बताता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 1% बढ़ती है या कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो इससे हम ये जो है वो समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स प्राइस चेंजेस के लिए कितने रेस्पॉन्सिव जो है वो रेस्पॉन्सिव होते हैं और किस तरह से उनकी बाइंग बिहेवियर चेंज होती है। ठीक है, और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक बताया गया कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड कर दिया जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो वहाँ पर हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आता है। दूसरे फॉर्म में हम इसका EP इज इक्वल टू परसेंटेज डेल क्यू बाई परसेंटेज डेल पी भी कर सकते हैं, यानी ऊपर क्वांटिटी और नीचे चेंज ऑफ प्राइस है। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आसान सा फार्मूला है, अपने अच्छे से याद करना है ये। और MCQs के हवाले से और जो है वो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी और आपको जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी पड़ेगी, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो द परसेंटेज इन वेरिएबल इज द एब्सोल्यूट चेंज इन द वेरिएबल डिवाइडेड बाय द, ये उन्होंने जो है वो इन वर्ड्स में लिख दिया है। और सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, EP इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल पी ओवर पी। सो हमारे पास P ओवर Q आ जाएगा और डेल Q ओवर डेल P आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला दोनों तरीके से जो है वो अपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो प्यारा स्टूडेंट्स आ जाता है इंटरप्रेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैल्यूज़, यानी बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, EP इज़ नेगेटिव। अगर EP मॉड ग्रेटर देन इक्वल हो तो द परसेंटेज क्या होगा, EP लेस देन 1 हो तो क्या होगा। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। EP नेगेटिव कब होता है, देखिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच जो इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से EP नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इलास्टिक डिमांड जो EP यानी कि ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है कि अगर क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज प्राइस में परसेंटेज चेंज से ज़्यादा आ जाए, यानी कि हमारे पास अगर क्वांटिटी में जो चेंज ऑफ परसेंटेज यानी प्राइस की जो चेंजिंग है वो जो है वो परसेंटेज चेंज से ज़्यादा होता है तो डिमांड प्राइस इलास्टिक होती है। और इन इलास्टिक डिमांड यानी EP लेस देन 1 हो तो वो इन इलास्टिक डिमांड होता है। तो अगर क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज प्राइस में परसेंटेज चेंज से कम है तो डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास सामने मौजूद है कि वो कहते हैं कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स कब होते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डिमांड प्राइस क्या होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो वहाँ पर डिमांड प्राइस क्या होगी, इलास्टिक होगी। क्विज़ के हवाले से करने हैं आपने। और अगर किसी चीज़ के लिए कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो डिमांड प्राइस वहाँ पर क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्विज़ हैं। और ये जो EP लेस देन 1 यानी इन इलास्टिक डिमांड होता है, EP ग्रेटर देन 1 जो है वो इलास्टिक डिमांड होता है, ये भी क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंज्यूमर्स किस तरह से प्राइस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिव हैं और किस चीज़ की डिमांड प्राइस चेंजेस के लिए कितनी सेंसिटिव है। ठीक है, हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। ये देख सकते हैं आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मैंने आपको बताया है। ये सारा आप वैसे देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ये जो ग्राफ है ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइस जो है वो इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास EP जो है वो क्या होगी, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और इलास्टिक इसके बाद जो कंप्लीट इन इलास्टिक डिमांड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास EP इज इक्वल टू 0 होगी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपने ये याद रखनी। सिर्फ जब इनफाइनेटली जो इलास्टिक डिमांड है वहाँ पर EP इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, EP इज इक्वल टू 0 होती है। क्विज़ के हवाले से बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द ही। तो हमें याद रखिएगा, अगर आप नेक्स्ट लेक्चर्स लेने हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैम आप जो है वो अपने अगले लेक्चर्स बनाएं। ठीक है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।